अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है। आपको आज के दिन के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वैसा गुजरे जैसा आप चाहते हैं या फिर उससे भी अच्छा। अच्छा जी, कल PSL 8 के सिलसिले में अहम मैच खेला गया। अब हम जब तक PSL जारी, हमने कहा था कि हम PSL हमारी इस गुफ्तगू का, हमारे शो का कम से कम आगाज का हिस्सा तो रहेगा। कल जबरदस्त मैच हुआ। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम कल जगमगा रहा था और पिंडी के फैंस ने भी कल एक दफा फिर प्रूव किया, पिंडी और लाहौर के फैंस प्रूव कर रहे हैं कि वो ज्यादा लगावट के साथ PSL को देख रहे हैं एज कम्पेयर टू कराची। कल फिर हाउस फुल था तकरीबन। तो ये हाल हो रहा है। कराची की टीम का भी यही हाल हो गया। यस, कल पेशावर की बहुत बड़ी सपोर्ट पिंडी के अंदर मौजूद थी और जबरदस्त मैच हुआ जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को हरा दिया और अब कराची किंग्स आखिरी सांसें ले रही है PSL के अंदर। नाजरीन, हेडलाइंस पढ़ने के बगैर तो आज मैं रह ही नहीं सकती। इतनी अच्छी एक्सप्रेस पे हेडलाइंस थी। किंग्स पर छाई नहुसत न छट पाई, पांचवी रुसवाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा नहीं, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे हेडलाइंस पढ़ के खुशी हुई। नाज़रीन, कराची किंग्स, वैसे हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी कि कुछ परफॉर्मेंस का मसला है, कुछ इनके एटीट्यूड का मसला है। आई डोंट नो व्हाई, बट कराची किंग्स किसी ज़माने में पसंद थी मुझे, लेकिन स्टिल इस तरह की जो परफॉर्मेंस के बाद जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के प्लेयर्स के और स्पेशली मोहम्मद आमिर के, उसके बाद से मसाइल ना मुझे लग रहा है डबल हो गए। सुन के परेशान हो गए होंगे अर्मिला की बात कि मैंने 4 विकेटें ले ली हैं टीम के लिए, लेकिन यस 4 विकेटें लेने के बावजूद आमिर की और पहली बॉल पे उनकी हारिस की जो विकेट उन्होंने ली और फिर बाबर आजम को कुछ ही देर बाद दोबारा वैसी बॉल के ऊपर उन्होंने जो पवेलियन भिजवाया, क्या लाइन थी और क्या लेंथ थी और क्या बॉल था। खैर 4 विकेटें ली, 5 नहीं ले पाए, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग की आमिर ने। लेकिन पॉवेल के सामने कुछ नहीं है। हाँ। आप 5 नहीं ले पाए क्यों कह रहे हैं? हाँ? आप 5 ना ले पाए। Because Pfeiffer is क्योंकि बेचारे ने 4 ले ली। हाँ, 4 ले ली क्योंकि Pfeiffer is जिसे कहते हैं ना, लिखा जाता है जैसे सेंचुरी लिखी जाती है इसलिए। तो खैर जी 5 नहीं हो पाई, 4 तो थी। लेकिन कल जो जबरदस्त इनिंग थी, चाहे वो कैटमोर की इनिंग हो, कॉलर कैटमोर की, चाहे वो पॉवेल की इनिंग हो, बहुत जबरदस्त तरीके से वो लेकर गए और जबरदस्त एक स्कोर दिया। ऑलमोस्ट 200 कर दिया जब 2 पे 3 आउट थे, फिर भी 197 बना दिया। लेकिन फिर भी हार क्यों गए? मतलब सवाल वहीं का वहीं है कि अच्छा खेला, अच्छी बॉलिंग कराई, सब किया, उसके बावजूद कराची किंग्स हार गया। 6 मैचेस में से 5 मैचेस हार गए। मतलब इतनी जबरदस्त टीम, इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े शहर की रिप्रेजेंटेटिव टीम, इतने अच्छे प्लेयर्स, बट स्टिल जी अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं तो मिसिंग है वो एक्स फैक्टर जिसकी हम बात करें। खैर कराची किंग्स हमारी फिर भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप एक बहुत अच्छी टीम है। हम फिर चाहते हैं कि आप उभरें, अगले 3-4 मैच अपने निकालें और दोबारा टॉप 4 के अंदर आप आए। लेकिन फिलहाल कल ज़ल्मी को ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स मिले हैं, बिकॉज आई थिंक अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्वेटा और कराची का सफ़र आगे। लेकिन स्टिल अभी टूर्नामेंट बाकी है, सो लेट्स सी, क्योंकि 19 तारीख तक तो है, सो स्टिल दे गॉट लॉट्स ऑफ मैचेस। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक मैच पाकिस्तान का महंगाई और इन्फ्लेशन के साथ चल रहा है, जो कि बहुत ही टाइट है। और इस वक्त दुनिया भर में जो महंगाई है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 50 साल कह सकते हैं, 48 साल के बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई पहुँच चुकी है। और हमारा जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि 1 साल के दौरान गंदम 70%, दूध 21% महंगा हुआ है। इसी तरह जो खाने का तेल है इसकी कीमत में 1 साल में 52%, गैस 62% और पेट्रोलियम मसनूआत ओवरऑल 48% तक महंगी हुई। अद्वियात की कीमतों में 1 साल के दौरान 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तालीमी खर्चात भी 10% बढ़ गए हैं और ये मसाइल हैं कि कम नहीं होंगे। आप इस पे बिल्कुल वो ना रखें कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ आसानी होने वाली है, बट स्टिल वी रियली फील फॉर दोज पीपल जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प पे, एवरीवन, हम सब इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। और ये जो 48 साल की बुलंद तरीन सतह की हम बात करें, ये रिकॉर्ड टूटा। इट मीन्स कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और इसी महंगाई के दौर में हर चीज़, अब तो ये लग्जरी चीज़ों की बात तो दूर करें, बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे हम गंदम की बात करें, 70% मतलब इजाफा जो है, इट्स अ ह्यूज नंबर। और इससे तो अब जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो मसला है कि तनख्वाहें जल्दी खत्म हो रही हैं। कल मैं एक बहुत अच्छी तनख्वाह लेने वाली सोशल एक्टिविस्ट है, उनका मैं स्टेटस पढ़ रहा था। की बेगम है। अच्छा, उनका वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बात बड़ी क्लिक की। उन्होंने कहा कि जी अब मेरी तनख्वाह पहले जितनी है लेकिन वो जल्दी खत्म हो रही है। दिस इज समथिंग रियली अलार्मिंग। आई मीन लोग अपने उस खर्च के अंदर, जिसमें फॉर एग्जांपल पहले आप ग्रॉसरी 30,000 रुपए की पूरे घर के लिए करते थे, अब जब वो 55,000 को टच कर रही है, 30 का 35 भी लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, 30 का 40 भी कर रहे थे, 30 का 55 नहीं एब्जॉर्ब हो रहा या 30 का 60 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा।
तो उससे ओबियसली जो तनख्वाहें वो जल्दी खत्म हो रही हैं, एक्सपेंसेस कट डाउन करना पड़ रहे हैं और ये कोई लग्जरी एक्सपेंसेस नहीं है। मिडिल क्लास के लोग बेसिक नेसेसिटीज हैं या वो अखराजात है जिनके बगैर जिंदगी गुजरती नहीं, आसान लफ्जों में कहा जाए, उनमें भी मुश्किलात है। गंदम, चावल, ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें जो हर घर की जरूरत है। जिस घर में माशाल्लाह 10 से 12 अफराद हैं उनके लिए गंदम महंगी होना एक सिर्फ एक बेसिक नेसेसिटी में इजाफा है और उससे उसमें को किस तरह से कमी लाएंगे? अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि आप रोटी ना खाएं या इस तरह के मसाइल या अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हमारे सियासतदानों को इसकी तरफ तो खैर दूर की बात है अपनी सियासत। अच्छा, हम एक बात मैंने कल वैसे सोची थी, आपने बात नहीं की, लेकिन हम हर बार सिर्फ सियासतदानों को ब्लेम करते चले जाते हैं। भाई सबका कसूर है, जिन्होंने इस मुल्क में इस निज़ाम को नहीं चलने दिया, जिन्होंने इसके अंदर अपना नेगेटिव रोल प्ले किया, दे आर ऑल देयर टू ब्लेम फॉर, उन सबका कसूर है। और अब खैर कसूर को हम क्या रोएं जी, इस वक्त वही बात है कि खाने को आटा नहीं है। हाँ, और मसला ये है कि यहाँ पे किसी के पास कोई प्लान भी तो नहीं है ना कि बेहतरी होगी कैसे, या तो ये कि मौजूदा हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो। आपको बेहतरी का ये कहते हैं टमाटर की जगह दही इस्तेमाल कर लें, चीनी ना पिए, चाय का कप पैक कर दें, ऐसे आपको मशवरे मिलते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, पहले हम आपको बताते थे हीरे चोरी हो गए, पहले हम बताते थे कि गाड़ी में से बैटरी चोरी हो गई, महंगी चीजें होती थी ना। कल महंगाई की वजह से आपको बताएं कि एक महंगे ब्रांड के 11 सिगरेट चोरी हो गए। भाई जज साहब के पास पहुंच गया रिहायशी गुजरात का एक, उसने कहा मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे 11 सिगरेट चोरी हो गए जज साहब, और वो 11 सिगरेट को तकरीबन 400 रुपए के बनते होंगे। अरमला हसन, 400 रुपए के सिगरेट चोरी हो गए। मुतासरा शहरी ये कहता है जी कि मोटरसाइकिल रिक्शा पर मैं सफर कर रहा था, 7 बैठी सवारी ने वर्गला कर मेरे सिगरेट चोरी किए। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें कि वो पुलिस के पास गया, उसने आधा घंटा पुलिस ने उसका मजाक उड़ाया। आगे से पुलिस वालों ने बताया कि हमारे तो अपने चोरी हो गए। इंदराजी मुकदमा से उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, मतलब 11 सिगरेट चोरी पुलिस भी मजाक समझती रही। वो पहुंच के जी जज साहब के पास, उन्होंने कहा मेरा मुकदमा दर्ज करें, मेरे 11 सिगरेट चोरी हुए और वो महंगे ब्रांड के सिगरेट। भाई नुकसान है। और अब आपको बताएं जो लोग ज्यादातर पीते हैं सिगरेट, उनको पता है कि 800,000 रुपए का एक पैकेट हो गया हुआ है। और इस एक पॉजिटिव मैंने परसों पढ़ा है जी के 800 रुपए की एक सिगरेट की डब्बी, जो बहुत लोग पीते हैं, वोंट मेंशन द ब्रांड, 800 रुपए की वो हो गई है और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने वो पीना छोड़ दिया। ब्लैक में भी मिल रही है, फायदा हो गया। ब्लैक में तो नहीं, व्हाइट में मिल रही है, 800 की व्हाइट में मिल रही है। खैर चले जी, बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अदालती फैसले के हवाले से। बड़ा फैसला है, उस पर हम जरा डिस्कस करें। बड़ा फैसला आ गया सूबाई इलेक्शन के हवाले से। कुछ मुतनाज़ा भी, कुछ जमातें कह रही हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, कुछ जमातें इसका खैर मकदम कर रही हैं। अदालत उस्मा का ये फैसला है जिसके मुताबिक 90 दिन में हर सूरत सूबाई इंतखाबात होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो गवर्नर देंगे, जबकि पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत देंगे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर से मुशावरत का पाबंद होगा, जबकि तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। बेंच के 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। आपको मालूम है ये सो मोटो नोटिस था चीफ जस्टिस का, जिसको इन 2 जजेस ने नाकाबिल समाअत करार दिया और वाजे किया कि ये मामला जब हाई कोर्ट्स में इसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नहीं ले सकती। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला करें, ये भी इख्तलाफी नोट के अंदर लिखा है। बिल्कुल, जजेस के इख्तलाफी नोट पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ अदालती फैसले की अपनी अपनी तशरीह कर रही है। वफाकी वजीर कानून दावा कर रहे हैं कि फैसला 2 नहीं 4 जजेस ने मुस्तरद किया है। पिटिशन 4-3 के तनासुब से रिजेक्ट हो गई है। फैसले पर नजरसानी के लिए नहीं जाएंगे। अब फैसला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ही करेगी, जबकि पीटीआई का मौकिफ है कि 5 जजेस ने मुतफिका तौर पर तहरीक इंसाफ का मौकिफ तस्लीम किया है और 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। इसके बाद जी खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, अपनी जेल भरो तहरीक मुअत्तल करके सूबाई इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने का भी ऐलान किया और वो कहा कि वो हफ्ते से यानी सैटरडे को इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतारिक हुआ है, वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन के लिए 30 अरब रुपए और सिक्योरिटी मांगी जाएगी। सो ओवरऑल कल के फैसले के बाद दोनों जमातें जो अपनी अपनी तशरीह करी हैं उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। हमारे साथ नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं और ट्रिब्यून के हमारे एडिटर हैं। उनसे हम इस पे राय लेंगे और कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करें तो उनसे भी हम इस पे बात करें। फिल वक्त नवीद साहब चूँकि हमारे साथ हैं तो उनसे हम बात करते हैं। सीनियर साफी नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया, आपको सुबह बखैर।
कोशिश तो होती है हमारी अच्छी अच्छी खबरें हम सुबह सुबह लेकर आए, लेकिन पॉलिटिक्स पिछले काफ़ी अरसे से हमें कोई अच्छी खबर लाने नहीं दे रही है जब भी हम डिस्कस करते हैं। कल का फैसला बहरहाल वक्ती तौर पे तो हमें ऐसा लगता है कि एक बहरान से हमें निजात दिला सकता है कि जी आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, लेकिन जो तशरीह इसकी हुकूमत ने की है और जो तशरीह इसकी मौजूदा अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ ने की है वो मुख्तलिफ है। नवीद साहब, आपको अब ये मामला किस जानिब नजर आता है, खास तौर पे जब हाई कोर्ट्स किसी नतीजे पे पहुंचती हैं? डू यू सी एनी डिफरेंस इन द डिसीजन? क्योंकि सुपीरियर कोर्ट ने तो पहले इसका फैसला कर दिया और वो हुकूमत के हक में नहीं है जैसे हुकूमत चाह रही थी। ये सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है इस फैसले की, ये 4-3 का फैसला है, बड़ी अजीब सी बात है। बिकॉज ये एक इंटायरली नया बेंच था। जब 9 रुकनी बेंच जो है वो टूटा और ये 5 रुकनी बेंच जो है ये चीफ जस्टिस साहब ने बनाया। अब ये 5 रुकनी बेंच बना। अच्छा, अब मजे की बात ये भी है कि गवर्नमेंट साइड ने जो है अपनी फुल कोर्ट की जो उन्होंने पहले पिटीशन डाली थी या जो चीफ जस्टिस को जो उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन डाली थी वो उन्होंने विड्रॉ की और फिर इस 5 रुकनी बेंच के आगे उन्होंने जो है वो उनके वकीलों ने दलाइल भी दिए। अब उस 5 रुकनी बेंच का जब फैसला आया तो फिर ये कहा जा रहा है कि जी ये 4 और 3 का फैसला है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है क्योंकि ये एक 5 रुकनी नया बेंच था और उसमें से 3-2 का जो है वो जजमेंट आया जी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 3-2 का जजमेंट, अगर जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा है तो उनका इख्तिलाफ इस बात पे नहीं है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आइन के अंदर लिखा है और ये आइन जो है आइन की रूह से 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अब उन्होंने जो इख्तिलाफी नोट लिखा उसमें ये है कि सिंस लाहौर हाई कोर्ट में ये जो है ऑलरेडी केस चल रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। तो अब जो बात पीटीआई की है, मेरे ख्याल में वो मौक़िफ़ जो है वो हकीकत से ज्यादा करीब है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसकी तशरीह का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के अगेंस्ट आ सकती है। अच्छा, अभी आपने बात की जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो हुकूमत मौक़िफ़ दे रही है, उसके बाद ऑब्वियसली कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जिस भी सियासी जमात के हक में फैसला आता है, जाहिर है वो अदालतों की तारीफ करती है जो भी मामला है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो इस फैसले को तस्लीम करेगी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ऑब्वियसली हुकूमती मशीनरी के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, जबकि खान साहब ने कल वीडियो लिंक पे कहा है कि वो हफ्ते से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कराने में हेल्प करेगी ये और इस फैसले को एक्सेप्ट करेगी हुकूमत? देखिए, एक सबसे पहले तो ये बात देखनी चाहिए कि हमारे आइन का स्टैंडिंग फीचर जो है वो पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। पार्लिमानी डेमोक्रेसी पार्लिमान और असम्बलियों के बगैर नहीं, उसका तस्वुर ही नहीं है। और पार्लिमान और असम्बलियों के लिए आपको इलेक्शन कराना जरूरी है। अब अगर आप इलेक्शन से भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आइन को और कानून को इस मुल्क में नहीं मान रहे, तो फिर आइन और कानून का तस्वुर ही खत्म हो जाता है जब आप इलेक्शन से। अभी बजाय जो नजर आ रहा है, हमने देख लिया ये जो कौमी असम्बली से जो इस्तीफों का मामला था या जो 2 असम्बलियों के तोड़ने का मामला था, इस सारे प्रोसेस में जितना भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहा है, इसमें हमने ये देखा है कि एक चीज तो जाहिर है वो ये कि गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, पीडीएम गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। बिकॉज इस वक्त अगर आप देख लें जो सिचुएशन बनी हुई है, जो माशी, मैंने बारहा ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक परफेक्ट स्टॉर्म की कंडीशन बनी हुई है, जिसमें आपके पास एक जो है वो आईनी बहरान था, अब जो बजायर हल होता नजर आ रहा है, दूसरा आपके पास सियासी बहरान है और तीसरा आपके पास माशी बहरान है। अब इस परफेक्ट स्टॉर्म की जो सिचुएशन और कंडीशन बनी हुई है, इसमें एक ही वे आउट है
और वो वे आउट ये है कि आप इलेक्शन करवाएं, नया मैंडेट लेके नई गवर्नमेंट आए। नवीद साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें टेक्निकली भी तो है ना, जिसकी भी गलती थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने इनहराफ किया अपनी आईनी हुदूद से ये इलेक्शन की तारीख ना देके, वो तो चले गलती का तायन आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, लेकिन टेक्निकली जो हम 54 दिनों की बात करते हैं कि इसके लिए मिनिमम इट रिक्वायर्स 54 डेज, जो सारा प्रोसीजर है जिसमें कागजात जमा होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है, जांच पड़ताल एंड ऑल दैट, उसके लिए जो 54 दिन का टाइम है वो तो अभी पूरा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जानिब तो ये कह दिया कि 90 दिन के अंदर इंतखाब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, तो ये जो टेक्निकलिटी इसमें आ रही है, क्योंकि अभी तो प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो फंड्स जारी नहीं हुए, अभी तो अमला एलोकेट नहीं हुआ, तो ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड ये होता नजर नहीं आता, तो क्या हम एक और क्राइसिस की जानिब बढ़ जाएंगे इसके बाद? क्या दोबारा से हम मामला अदालतों में जाता देख रहे हैं जिसमें शायद कुछ टाइम अमेंड किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1 घंटे की भी इजाजत नहीं देता 90 दिन के ऊपर? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल में ये अगर आप अदालत का फैसला पढ़े तो उसमें स्लाइड डेविएशन की बात की गई है कि स्लाइड डेविएशन जो है वो किया जा सकता है। 90 दिन जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, ऑल्दो आइन जो है वो 90 दिन का कहता है। अब अदलिया ने जो है इसकी ये एक लचक दिखाई है, ये एक टाइम वो दिया है ईसीपी को और जो है सदर और गवर्नर्स को कि वो जो है वो स्लाइड डेविएशन करके, लेकिन इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अगर ये स्लाइड डेविएशन का वर्ड तब तक नहीं आया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं अदालत कोई फ्लेक्सिबिलिटी देती है तो मुस्तकबिल में खराबी हो सकती है, और हो सकती है केयर टेकर सेटअप उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है, या इलेक्शन कमीशन, तो वो टेक्निकली खराबी का या प्रॉब्लम का बायस बहरहाल मुस्तकबिल में बन सकता है, क्योंकि उसमें कोई टाइम लाइन तो फिर स्लाइड डेविएशन में कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया कि वो कितनी हो सकती है। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्लाइड डेविएशन वो भी एक ओपन एंडेड छोड़ा गया है, उसमें नहीं बताया गया कि वो स्लाइड डेविएशन कितनी स्लाइड हो सकती है और कौन तय करेगा ये स्लाइड डेविएशन, और फिर ये एक प्रेसिडेंट बनेगा कि माजी में भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंट मौजूद है। ये मसला हो सकता है। अच्छा, दूसरी जानिब मैंने कुछ माहिरीन कानून को ये कहते सुना, जो ये जो बेंच की तकसीम थी, इसमें बहरहाल कोई दो राय नहीं है कि ये 5 रुकनी बेंच ही सुन रहा था, और कानूनी तौर पे जो स्टैंडिंग है वो उसी फैसले की है जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने कल कर दिया, और वो 3-2 से है, और वो हुकूमत के बहरहाल हक में नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो कानून के माहिर हैं उन्होंने ये बात की कि जब तारीखी तौर पर इस फैसले को देखा जाएगा और इस बेंच की तश्कील को देखा जाएगा तो शायद इस पर बहुत सारे सवालिया निशानात होंगे। कुछ माहिर कानून का ये कहना है। आपको लगता है कि हिस्ट्री इस फैसले को बहुत अच्छी नज़र से शायद न देखे, क्योंकि इससे पहले जो 2 जजेस अलहदा हुए उनके ऊपर अपोजिशन ने, इनफैक्ट हुकूमत ने सवाल उठाए, और फिर उसके बाद 2 जजेस जिन्होंने अपने आप को चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे छोड़ा, उनको भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, चीफ जस्टिस ने नहीं किया, तो शायद तारीख कुछ बहुत अच्छे नज़रों से ना देखे इस फैसले को, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का ये कलमिया है, यहाँ हमेशा जो है वो इदारों से अपनी मर्जी के फैसले जो है वो उनकी तवक्को की जाती है। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता कि अदलिया, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है बेंच बनाना, उन्होंने बेंच बनाया। अब इसके ऊपर अगर किसी जज को एतराज भी है तो मेरे ख्याल में वो let them speak through their verdict instead of ये कि वो पब्लिक में आके इस तरह से जो है वो ओपनली इन चीजों को चैलेंज करें। अगर ये होगा तो मेरे ख्याल में वो अथॉरिटी इरोड करने वाली और जब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें इस वक्त फवाद चौधरी ज्वाइन करें, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे भी इस पर राय ले लेते हैं। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, आपकी जो स्टेटमेंट थी, ये जो स्लाइड डेविएशन का इस फैसले में जिक्र आया, और आपका मैं एक पब्लिक इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि ये शायद फिर खराबी हो सकती है मुस्तकबिल में, और बज़ाहिर ऐसा लगता भी है, आप खुद कानून समझते भी हैं। इस फैसले के बाद जो प्ली इस वक्त हुकूमत ले रही है कि शायद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और ये 3-2 का नहीं, ये 4 जजेस जो इसमें से नहीं है इस बेंच के अंदर, उनका भी फैसला है, और वो जाहिर बात है आपके हक में नहीं है या हुकूमत की मुखालिफ है। आपके ख्याल में ये गैर मुतनाज़ा रहेगा फैसला, या आने वाले वक्त में मजीद इस पर मसाइल हो सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो लॉ मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल हैं, इनको तो नालायकी और नाअहली के ऊपर ही घर भेज देना चाहिए। इस पहले लॉ मिनिस्टर की मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था
उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी कि ये इमरान खान तो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए, हाई कोर्ट का फैसला आया और उनकी राय गलत साबित हुई। इससे पहले जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, ये लाहौर में आपको मालूम है जब इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये नारे लगवा ये वो, और उसके बाद हर ऑफिस की कुछ मोरालिटी होती है, हर ऑफिस की कुछ डिमांड्स होती है। ये नहीं होता कि आपने अपनी नौकरी के लिए कुछ भी, और स्पेशली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन अटॉर्नी जनरल जो कि एक अच्छा खासा वकील है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने कोर्ट में दिए और फिर जिस कदर गलत ओपिनियन उसने इलेक्शन कमीशन को दी और फिर हुकूमत को दी, ऐसे लोग हुकूमतों के लिए बोझ बन जाते हैं। टू बी फेयर विद शहबाज शरीफ या जो लोग होंगे वो एक पॉलिटिकल डायमेंशन देते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट लीगल ओपिनियन जिनसे आपकी तवक्को है कि एक ऑनेस्ट लीगल ओपिनियन आपको देंगे, वो इस कदर डिस्टॉर्टेड और इस कदर मज़ाका खेज आपको जो है वो इतला देंगे, तो फिर आप कैसे सही राय कायम कर सकते हैं। तो आई थिंक अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर इनको तो सैक कर देना चाहिए जिस तरह जो इन्होंने कल बातें की हैं। और आई मस्ट से सबसे जो इस पे अच्छा तबसरा जो मैंने सुना है वो एक्सप्रेस टीवी के ऊपर जावेद चौधरी साहब ने किया, जो हमारे बड़े क्रिटिक है। जावेद चौधरी साहब बड़े क्रिटिक हैं पीटीआई के, इमरान खान के, लेकिन उन्होंने ये कल जो बात कही, उन्होंने कहा देखें इसको आप मजाक ना बनाएं, रियासत को एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप इम्प्लीमेंट करें बजाय इसके किस तरह की आप अच्छा फवाद साहब, अब जिस तरह से कल आपने वजीर कानून के हवाले से भी बात की, जो हुकूमत है उनकी जानिब से इस फैसले को अगर तस्लीम नहीं किया जाता, जो बजाय स्टेटमेंट से लग रहा है और उनके मुताबिक अभी वो हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले से बात कर रहे हैं, नहीं करती, ऑब्वियसली इलेक्शन कराने के लिए हुकूमती मशीनरी भी दरकार है, सपोर्ट भी चाहिए, वफाकी और सूबाई इदारे पहले इलेक्शन कमीशन से माजरत कर चुके हैं ताउन की, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी तहरीक इंसाफ की कि अगर अदालती फैसले पर अमल नहीं किया जाता या 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जाते हुकूमत की जानिब से? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो आपका सवाल है, जिस तरह रात इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा, ये आपका सवाल ही एक तौहीन आमेज है किसी रियासत के लिए, और वो रियासत के लिए जो अपने आप को जमहूरी रियासत कहती हो। क्योंकि जब आइन है तो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, ये कहना कि उसके हुक्म के बाद भी तामील नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि आप एक आईनी रियासत नहीं है। फिर आप अपने आप को बर्मा और नॉर्थ कोरिया के बराबर अपना सिस्टम समझें, और फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए तहरीक चलाने की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब आपने दूसरा हिस्सा आपका यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2 वजीर आजम घर भेजे जिसको डिफाई किए हैं अपने हुक्म ना मानने के ऊपर, दूसरे को भी घर भेज देंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहरहाल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा फासब, टाइम कम है, ये जो 54 दिन वाली बात है, आप खुद चूंकि सियासतदान है, आपको पता है कि सारे प्रोसीजर में बहरहाल एक वक्त चाहिए, और वो जो अगर उसको स्क्वीज करके दिनों के ऊपर लेके जाएं, प्रोसीजर तकसीम करें तो वो तकरीबन 54 दिन बनते हैं, तो वो दिन का भी टाइम कम से कम 9 अप्रैल तक तो नहीं मिल रहा है। तो फिर इसमें ये जो स्लाइड डेविएशन है, मैं दोबारा उसकी तरफ आपकी तवज्जो लाऊंगा क्योंकि बड़ा अहम मसला है और मुझे लगता है कि अभी वो सेटल होना है और आप सियासी जमातों नहीं करना है। इसका क्या हल निकलेगा? चूंकि टेक्निकली तो फिर इलेक्शन कमीशन हक जानिब होगा जी कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, हम कैसे करें, और वसाइल का मसला तो खैर है ही। तो इस दिनों वाले मसले को कैसे सेटल करेंगी सियासी जमातें, खासतौर पर आप? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्से से एग्री नहीं करता कि वो इलेक्शन कमीशन आगे कर देना चाहिए। आर्टिकल 224 जो है वो डबल मैंडेटरी है। अगर एक दफा 90 दिन से आप आगे चले जाएंगे तो कोई और बहाने आ जाएंगे, चीजें आ जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है, फॉर एग्जाम्पल, आप नामजदगी के कागज अगर 4 दिन देते हैं तो आप उसको 2 दिन कर दें। अपीलों का टाइम जो है वो 5 दिन है, आप उसको 2 दिन कर दें। आपको 14 जनवरी जो है उस दिन ये असेंबली टूटी थी, इसका मतलब है 14 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है। आपको 14 अप्रैल को ही इलेक्शन जो है वो कराना चाहिए, ये मेरी राय है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की राय मुख्तलिफ है और सुप्रीम कोर्ट की राय प्रिवेल करेगी, वो ये कहते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया है बेरेस्ट मिनिमम, यानी आप 14 से आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो जितना मिनिमम टाइम आपको, जो इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम सुप्रीम कोर्ट में प्रपोज किया था वो 25 अप्रैल था, क्योंकि 22 अप्रैल को ईद है तो 25 अप्रैल को वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 90 डेज। अच्छा, मुख्तसर ये भी बता दीजिए, जेल भरो तहरीक तो मुअत्तल हो गई,
वो जो आपके कारकुनान और आपके दोस्त जुल्फी बुखारी साहब और दूसरे सभी आपके कोलीग्स जो जेल में हैं, उनका क्या करना है आपने, आपकी पार्टी ने क्या पॉलिसी है? वो आज हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत कि चूंकि तहरीक जो है खत्म हो चुकी है तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का इशू नहीं है तो सबको रिलीज किया जाए। ठीक है फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इस वक्त जो चल रही है बिटवीन कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तबसरा और पार्टी पॉलिसी भी बता रहे थे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी फवाद साहब। नवीद साहब का भी शुक्रिया। नवीद साहब भी हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद थे, एडिटर ट्रिब्यून। आपका भी नवीद साहब बहुत शुक्रिया। इस पॉइंट के ऊपर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा मिलकर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब इन डिटेल जरा बात कर लेते हैं PSL 8 के मैच की, जो कि कल शाम खेला गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा अच्छा मौसम है बाकी शहरों की निस्बत पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, और कल हमने देखा कि थोड़ी खुनकी भी थी, शायकीन भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और पिंडी स्टेडियम अरमला एक वैसा वाहिद स्टेडियम है पाकिस्तान का, इसमें आप किसी भी एंगल पे बैठे हो ना, आपको जो एक्शन होता है गेम का ना, बड़ा करीब नजर आता है। एंगल इसका बड़ा अच्छा बनता है। तो खैर लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, नहीं एंजॉय किया तो कराची वालों ने। जी जनाब, कराची किंग मैच आ गया। टॉस कराची किंग के कप्तान ने जीता और पेशावर को बैटिंग की दावत दी, जो आगाज में दुरुस्त साबित हुई। मोहम्मद आबिद ने पहले ओवर में मोहम्मद हारिस और बाबर आजम को पवेलियन भेजकर पेशावर को बैकफुट किया। साइम अयूब भी एक रन बनाकर मोहम्मद आमिर का शिकार हुआ। इसके बाद हसीबुल्लाह ने PSL का जो डेब्यू धमाकेदार अंदाज में किया, 29 बॉल्स पर 50 रन की शानदार इनिंग्स खेली, और उसके बाद केडमोर ने एक एंड संभाले रखा और अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ इमरान, आप बताइए। जनाब रोमन पावल की फिर इनिंग शुरू हुई और 34 गेंदों पर 64 रन थे और 197 रन का हदफ था। मेरा गैस था कि 180 बनेंगे, लेकिन 197 वाज अ वेरी गुड टाइटल। बन सकते थे शुरू में, अच्छा आगाज हुआ था टीम का, लेकिन नहीं हो सका। और फिर इस तरीके से कल फिर कराची किंग्स मैच हार गया। इस वक्त कराची से ही हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। जब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ होते हैं तो उनके साथ हमारी फिर एक छोटी सी हमदर्दी भी हो जाती है कि कराची की टीम क्यों नहीं खेल रही। इतना क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर है पत्नी अब्दुल माजिद भट्टी की फेवरेट टीम कराची है भी या नहीं, पूछने वाले। अपने शहर के साथ मोहब्बत तो रहती है। भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया एंड सुबह खैर भी आपको। आपका क्या एनालिसिस है सर? आई डोंट नो आप किस टीम को सपोर्ट करें, लेकिन अपने शहर के साथ तो एक वाबस्तगी बहरहाल होती है। कराची किंग्स की टीम और वैसे भी हमारे PSL की बड़ी आम टीम है, परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि कहना चाहिए कि जीत नहीं पा रही है परफॉर्म करने के बावजूद। क्या कहेंगे आप? इमरान और उर्मिला आपको भी सुबह खैर। देखें, आपने मौसम की बात की। कराची का मौसम थोड़ा सा गर्म है, हल्की हल्की सी गर्मी का एहसास सुबह के तकरीबन 9:45 बज रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन ये गर्मी जो है ना, ये कल रात कराचीआइट्स के लिए ज्यादा बढ़ा दी कराची किंग्स वालों ने। वैसे मेरी टीम जो है ना, मेरी टीम, अब आप हैरान भी होंगे, शायद हंसी भी आपको आए, मेरी टीम लाहौर कलंदर से। वाह 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 भट्टी साहब, बस फिर आपकी और मेरी एक ही पार्टी है। लेकिन देखें, एज ए कराचीआइट्स हमारी हमदर्दियां बिल्कुल कराची किंग्स के साथ थी। कल मैं एक और शो में सुबह में था और मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा कि आज कराची किंग्स की टीम जीतेगी, और अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स देखें अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। 3 मैचेस ऐसे हैं इस टूर्नामेंट में, एक 2 रन से हारे, एक 3 रन से हारे, एक 6 रन वेट। उन्होंने 50 रन जरूर किए, लेकिन पिछले मैच में भी उन्होंने रन किए थे। अनफॉर्चुनेटली कल वाला जो उनका 50 था वो मैच विनिंग 50 ना बन सका। जो सबसे उनके लिए एक जो बुरी चीज है, शोएब मलिक जिनका दुनिया में T20 क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है, कल शोएब मलिक जल्दी आउट हो गए। बल्कि इस टूर्नामेंट में जहां जहां शोएब मलिक ने परफॉर्मेंस दी है, सिवाय उस कराची के मैच में, पिछला मैच जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ था, उसमें उन्होंने बॉलिंग में 3 आउट किए, अदरवाइज वो पुराने शोएब मलिक हमें नजर नहीं आ रहे। ये जो आपने ओपनिंग इमाद वसीम अकेले ही कप्तान की हैसियत से लड़ रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, लेकिन टीम एक सेट टीम नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में अब शायद वो अपनी बाजी जो है ना वो हार चुके हैं। यहाँ से अगर उनका कमबैक होता है तो ये तो फिर बहुत ही कोई गैर मामूली वाक़या होगा। जिस तरह रुसिंगटन ने कल, जो इंग्लिश प्लेयर हैं, उनका मैं देख रहा था कि उनका जो
औसत है वो तो कोई इतना अच्छा नहीं है T20 के अंदर, ऑलमोस्ट 20 रन की औसत से उन्होंने रन बना रखे हैं। लेकिन कल शुरू में कुछ इंप्रेसिव स्ट्रोक्स खेले उन्होंने, आई बिलीव ही स्कोर्ड अराउंड 15 रन इनफैक्ट। तो लेकिन वो जो विंस वाली सपोर्ट है वो कराची किंग्स को नहीं मिली। क्या कराची किंग्स के अब भी कोई रिकवरी के चांसेस मौजूद हैं, खास तौर पे हम अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, और खास तौर पे ज़ल्मी जो कि सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग करता आ रहा है। कल मैं देख रहा था कि पर ओवर 10 से 11 रन ज़ल्मी ने दिए हुए हैं, सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग इनकी है, उसके बावजूद किंग्स नहीं कर सका कल उनके सामने। देखिए इमरान, जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं ना, ये इन टीमों ने बेसिकली कुछ ऐसे फ्रेंचाइजीज ने ऐसे लोग हायर किए हुए हैं जो स्टैटिस्टिशियन है, वो इनको बताते हैं कि इस प्लेयर को इस पोजीशन पर ले लें, ये आपके लिए कारआमद होगा। ये जो प्लेयर कल आए हैं कराची की टीम में, इन्होंने दी 100 टूर्नामेंट जो इंग्लैंड में होता है उसके फाइनल में स्कोर किया था, और ये इंग्लैंड में एक अच्छे T20 प्लेयर कहलाए जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज का जो मैच है ना, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, अगर खुदा न खास्ता कोयटा यहाँ पर आज 5वां मैच हार जाती है, तो 5-5 मैच हारने के बाद किसी टीम के लिए टूर्नामेंट में वापस आना बिल्कुल एक बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों टीमें अब पार्टी स्पॉइलर होंगी, ये दूसरी टीमों के खेल खराब करेंगी। हाँ, वही होता है ना, फिर अगर मगर वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है जब ऐसी टीम कोई भी एक मैच जीत के ऊपर आते। तो भट्टी साहब, आप इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स की तो आपने सपोर्ट शो कर दी, लेकिन इसके अलावा आपको कौन सी टीम है जो आपको लगता है टॉप फेवरेट्स में होगी, और जो आगे PSL में जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है, उसको बरकरार रखने में हेल्पफुल होगी? देखिए उर्मिला, ये ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें जिस टीम को एक बार टेक ऑफ मिल जाए वो जीती चली जाती है। अभी तक तो अगर आप देखें, जो टॉप 3 टीम्स है, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनकी आप क्रिकेट देखें, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की क्रिकेट खेल रहे हैं। कल पेशावर ज़ल्मी चौथे पोजीशन पर आ गई। मेरे ख्याल में इस वक्त टूर्नामेंट जीतने की बात करना कबल वक्त है। हम प्ले ऑफ की अगर बात करें तो मुझे यही 4 टीमें प्लेऑफ में जाती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास थोड़ा सा बेहतर चांस है कि उन्होंने अभी 4 मैच हारे, 1 मैच उन्होंने जीता हुआ है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरा ख्याल में अब बेहतर पोजीशन में है कि उनका शहर तब्दील हुआ है, हो सकता है कि उनकी किस्मत भी तब्दील हो जाए। तो कोयटा के पास 5 मैच हैं, अगर 5 मैचों में वो बेहतर कर जाए। लेकिन कराची के पास 3 मैचेस हैं, इन 3 मैचेस में कमबैक करना मेरे ख्याल में मुश्किल है, फिर उनकी टीम बन नहीं रही। जेम्स विंस बांग्लादेश चले गए, 7 तारीख को दोबारा आकर टीम को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो नेशनल ड्यूटीज हैं इसकी वजह से भी। लेकिन आप देखें कि लाहौर कलंदर्स की मैं बात करूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में ये टीम बॉलिंग में बेहतरीन होकर सामने आई है। और सबसे बढ़कर इमरान के लाहौरियों को ग्राउंड में ला रहे हैं, ये बहुत हाउसफुल हो रहा है। बिल्कुल सर, वो तो पहले 5 सीजन ऐसी कहते हैं ना बेबसी काटी है, उसके बाद अब इतना तो बनता है कि टॉप फेवरेट टीम बने, जबरदस्त खेल रहे हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए और आपने PSL के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं जबरदस्त शायर नासिर काज़मी साहब की। उन्होंने कहा था कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। इस शेर और ऐसे कई अशार के खालिक नासिर काज़मी की हम बात कर रहे हैं। उनको हमसे बिछड़े आज 51 बरस बीत गए हैं। नासिर रज़ा काज़मी साहब 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला भारत में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आए। नासिर काज़मी को खूबसूरत इस्तारों और छोटी बहर की गज़लें कहने में कमाल हासिल था। उनका पहला शेरी मजमुआ बर्ग 1954 में शाये हुआ और दीगर कई मजमुए उनकी वफ़ात के बाद शाये हुए। नासिर काज़मी की लिखी एक खूबसूरत और मशहूर गज़ल गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू, उस्ताद नुसरत अली खान ने गाई, कमाल कर दिया। मैडम नूरजहां ने नासिर काज़मी की गज़ल दिल धड़कने का सबब याद आया, तो तेरी याद थी अब याद आया गाई। इसी तरह खलील हैदर ने भी नासिर काज़मी की गज़ल नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ गाई, उन्हें पहचान मिली। इसके साथ साथ मेहदी हसन, फरीदा खानम, इकबाल बानो, गुलाम अली समेत कई मशहूर गायकों ने नासिर काज़मी के लिखे कलामों को पढ़ा। एक ऐसे शायर थे नासिर काज़मी जो माजी, हाल और मुस्तकबिल तक रसाई रखते थे। नासिर काज़मी लालत के 2 मार्च 1972 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनकी अदमी खिदमात के तरफ में हुकूमत पाकिस्तान ने 2013 में उनकी तस्वीर वाली खुसूसी टिकट भी जारी की। क्या बात है, क्या बात है। नासिर काज़मी साहब द ग्रेट। छोटी बहर की गज़ल नासिर जैसी शायद किसी ने नहीं गाई। हम उनको खिराज तहसीन पेश करे थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट सफर है शर्त। अम मंदिर 9वीं से 10वीं ईस्वी में तामीर किया गया। उछाली से तकरीबन 17 किलोमीटर पर वाक़ है। अम मंदिर को देखते ही कोहिस्तानी नमक में टिल्ला जोगियां और कटास राज में इर्तिकाज करने वालों पर तवज्जो पड़ती है। कोहिस्तानी नमक के हर हिस्से में ही इंसान ने बैठकर गौर व फिक्र किया, अपने होने पर, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर। अम मंदिर का महल वकू भी बहुत कमाल है। यहाँ मंजर में वुसअत है। कदीम मंदिरों और बुद्ध इबादतगाहों में ये कमाल खूबसूरत ममासलत दिखाई देती है। अम मंदिर की मरकजी इमारत 15 से 20 मीटर बुलंद है। इस इमारत की 3 मंजिलें हैं। जब भी आप पुराने इंसान को सोचते हैं तो यकीनन वही इमोशंस थे, वही मोहब्बतें थी, वही नफ़रतें थी, वही नापसंदीदियाँ थी, वही रंजिशें थी, वही हसद था। ये तमाम इमोशंस जो है इंसान ने कैरी किए हुए हैं और यकीनन उस वक्त के इंसान ने भी कैरी किए होंगे। और यहाँ पे कौन लोग होंगे जो यहाँ पे क़याम करते होंगे और कितने लोग होंगे जो मुसाफरत तैयार करते होंगे और यहाँ पे कुछ अरसे के लिए ज्ञान के लिए या इर्तिकाज़ के लिए या सोच विचार के लिए क़याम करते होंगे। ये इमारत आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है, दास्तानें सुनाती है। इसका एक एक पत्थर जो है वो बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका जो गुंबद है कमाल है। और ये जो अंदर आके ये जो खामोशी है, ये जो सुकून का एहसास है, ये खूबसूरत है। शायद हम कनेक्ट हो जाते हैं उस पुराने इंसान से। कोई कनेक्शन ऐसा शायद डेवलप होता है कि जब भी आप किसी पुरानी इमारत में जाते हैं तो आपको एक सुकून का एहसास होता है। ये खूबसूरत पत्थरों से बनी हुई इमारत, और ये जो खूबसूरत पत्थर हैं ये क्या है? ये खंगर है। और खंगर जो है वो कोई इतनी फरावानी नहीं थी यहाँ पे, अब भी नहीं है। और उस वक्त भी जो मंदिर हैं या ऐसी जो अहम इमारतें हैं वो इस पत्थर से बनाई जाती थी। और ये पत्थर जो है ये अब इस इमारत में बहुत हद तक, ये जो मरकजी ये वाली इमारत है इसमें तो सलामत है, बहुत सारी जगहों पे ये पत्थर ख़त्म हो चुका है। तो ये जो खंगर पत्थर है ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे इसके ब्लॉक्स जो हैं ये आपको नज़र आते हैं इसकी तामीर में। लेकिन इसके अलावा इसी पत्थर से जो कार्विंग है, जो खूबसूरती से जो फ़नून आपको नज़र आता है, फ़न तामीर के हवाले से अगर आप देखें तो वो जो आपको चीज़ नज़र आती है वो कमाल है। और इसी खंगर पत्थर के हवाले से ही है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। लेकिन आप ज़रा विजुलाइज़ कीजिए कि जो इमारत की जो असल शक्ल थी आज से सैकड़ों साल पहले वो क्या होगी। और आप विजुलाइज़ कीजिए कि ये पूरे इलाके में ये जो इमारतों का कोई सिलसिला है, ये जब पूरे इमारतों का सिलसिला नज़र आता होगा तो वो क्या होगा और कितनी खूबसूरत होती होंगी। और इनके अंदर जो मुख्तलिफ रिहाइश गाहें हैं, कौन से लोग कहाँ होते होंगे, और जो पुरोहित हैं या पुजारी हैं वो कहाँ होते होंगे। जो पुजारी मुसाफिर होंगे, जो दूर दराज से सफ़र करके आते होंगे, तो उनकी जो मुसाफिर गाहें हैं वो किस जगह पे होंगी। खूबसूरत लैंडस्केप को अबूर करते हुए जब आप पहाड़ी सिलसिले में वादी सून में यहाँ पे आते हैं तो अगर आपके पास सोचने के सामान की किल्लत है तो यकीन कीजिए कि यहाँ ये वाफर मिकदार में मौजूद है। यहाँ बैठते रहिए और सोचते रहिए। ओह, हैरत अंगेज़, ये कमाल आर्किटेक्चर है। इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे मैं एक्चुअली यहाँ से निकला था और फिर उधर से आया और फिर इस साइड पे भी राह गुजर है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और हर तरफ से हवा की जो गुजर है उसका बंदोबस्त किया गया है। ये जो और दीवारों की जो चौड़ाई है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। मतलब ये है कि ये इसी वजह से इसने इतने मौसम सहे हैं और इतनी इसने ज़लज़ले सहे हैं, लेकिन ये इमारत आज तक कायम है। और ये कमाल और बहुत ही खूबसूरत इमारत। आसपास का माहौल और एनवायरनमेंट और लैंडस्केप जो है ये इंसान की सोच पे बहुत ही गहरा असर डालती है। ये यूँ समझिए कि इर्तिकाज़ में मदद देती है, फोकस्ड करती है आपको। और ये वो हकीकत है, ये बहुत बड़ी जो हकीकत है जिसको आज हो सकता है कि हम इल्मी नफ्सियात की मदद से बहुत आसानी से साबित भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो पुराने लोग थे वो इस हकीकत से आगाह थे। इसी वजह से जितनी भी इस तरह की इमारतें हैं यहाँ पे जब आप देखते हैं इन राहदारियों में या मुख्तलिफ जगहों पे, इस तरह की जगहों पे, तो आपको एक जो मंजर नज़र आता है वो बहुत ही कमाल नज़र आता है। शायद मंजर इंसान के लिए हमेशा से बहुत ही अहम रहा है। ज़रा सोचिए कि जब ये इमारतें अपनी असली हालत में थीं और यहाँ पे आबादी हुआ करती थी तो उस वक्त जो यहाँ पे आमद रफ्ता है मुख्तलिफ इमारतों में रात के वक्त का मंजर अगर आप तख़य्युल में लाएं
तो कैसे मशलें जो हैं एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ आपको रवां नज़र आती होंगी, और कैसे मशल बरदार जो हैं वो आपको जगह जगह यहाँ पे नज़र आते होंगे। असल में जो जगह है, ये जो साल्ट रेंज कोहिस्तान नमक की ये वाली जगह है, ये जियोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वुसअत है ये बिल्कुल किसी भी जगह पे आपको और नज़र नहीं आती। जिसका भी ये इंतखाब था उसको दाद देनी पड़ती है, उसका ये इंतखाब कमाल था। अपने तामीर के मुतरिफ हो जाते हैं जिन लोगों ने इस इमारत को बनाया, लेकिन उसके बाद जब अंदर दाखिल होते हैं तो ये कार्रवाई किसने की, उसके बाद आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। इसकी क्या ज़रूरत पेश आई कि यहाँ से पत्थरों को निकाला जाए, इसमें से ऐसा कौन सा खजाना है मत होना है। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ इकोनॉमी के हवाले से। सियासी बहरान अपनी जगह, लेकिन मौशी बहरान भी कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। सियासतदान इक़्तिदार के हसूल के लिए मसरूफ़ है। इस वक्त मुल्क पूरी सियासत, अगर पूरी मुल्क की सियासत की बात की जाए तो जमहूर यानी अवाम के ऊपर हो रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों ये दावे कर रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। अवाम के वोटों के जरिए इक़्तिदार तो हर किसी को चाहिए, मगर अवामी मसाइल का हल किसी की भी तरजीह में शामिल नहीं है। अवाम के लिए किसी के दिल में दर्द नहीं है। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। गरीब तबका जो हम बात करें पिस कर रह गया है। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। 1965 के बाद हम बात कर रहे थे कि महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, और हुकूमत महंगाई मजीद बढ़ने की खुशखबरियां सुना रही है अपने तौर पर। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में सिर्फ 5 रुपये कमी करके अपनी तरफ से तो उन्होंने अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन अवाम ने इस रिलीफ को मुस्तरद किया है और महंगाई कम करने की दुहाइयां दे रही है इस वक्त अवाम। आपने 65 का जिक्र किया तो यहाँ पे बताना जरूरी है कि 65 के बाद हमने जंगें भी देखी, हमने एटमी धमाके भी किए, ये सूरत हाल नहीं हुई जो इस वक्त चल रही है। ये बात बताना बहुत जरूरी है। इस वक्त जी हाईएस्ट लास्ट 48 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त जो मजमूई तौर पर इन्फ्लेशन है इट्स टचिंग ऑलमोस्ट 31.55 और 1974 में जो महंगाई की शरह थी वो 33% थी। ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हमने आपको सारी अशियाए ख़ोर-ओ-नोश के हवाले से बताया, और इस वक्त जो देही इलाके हैं यहाँ पे जो ग़िज़ाई अफ़रात ज़र है, जो खाने पीने की अशिया के हवाले से रेशो है वो 47% और अर्बन एरियाज़ के अंदर 42% है। आई थिंक इट्स ह्यूज। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करते हैं। चूँकि बहरहाल हम तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है बातों के अंदर हम इसका कोई हल तो निकाल पाएँ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि हम जिन इलाकों में रहते हैं, चाहे वो लाहौर है, इस्लामाबाद है या कराची के अर्बन एंड समा पोश एरियाज़ हैं, नहीं समझ आती, और हमारे हुक्मरान भी चूंकि इन्हीं इलाकों के मकीन हैं तो नहीं समझ पाते। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे वज़राए ख़जाना को इस्लामाबाद से बाहर ज़रूर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि अवाम की हालत ज़ार क्या है। लारी अड्डों पर लोग कैसे 5-5 रुपये बचाने के लिए बसों के धक्के खाते हैं। इन मसाइल का कहीं इदराक ही नहीं है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में, या इदराक है अब कुछ बस में नहीं रहा, वो कहते हैं ना पानी पुलों के नीचे से बह गया है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। देखें, एक तो ये है कि अदराक करके देखते हैं। अब इन्फ्लेशन जो है, सही अर्मिला ने ओपनिंग रखी कि इतनी बढ़ गई है, और आपने भी कहा कि लोग पैसे बचा रहे हैं। अब इन्फ्लेशन का जो चैलेंज है उसका रिस्पांस इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए। ये मैं क्यों कहता हूं, अब जरा हम बहुत ही आम जबान में समझते हैं कि आखिर ये प्राइसेस इतना बढ़ क्यों रही हैं। सो एक तो नंबर 1 फैक्टर है कि दुनिया भर में एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तेल की कीमत भी ऊपर, कमोडिटी की कीमत भी ऊपर। सो वो पाकिस्तान में पास ऑन हो रहा है, क्योंकि हम बिजली भी इंपोर्टेड बनाते हैं, हम गैस भी इंपोर्टेड यूज करते हैं, हम अपना तेल भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये लोग समझ गए होंगे कि ओहो, अगर दुनिया में कीमत बढ़ी है तो पाकिस्तान में। नंबर 2 ये है कि आपका रुपए की कदर जब 200 रुपए से 270 होती है तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि पास थ्रू इफेक्ट आता है। मैं सिर्फ ये इसलिए बात आज करना चाह रहा हूं कि लोग समझें कि हो क्या रहा है। दूसरा ये हुआ कि सप्लाई साइड डिस्टर्ब हुई, बिकॉज ऐसे फ्लड्स आए जिसने हमारी सारी क्रॉप्स को डिस्टर्ब कर दिया, सिंध में स्पेशली और बाकी एरियाज में भी मार्जिनली। सो एक शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ। तीसरा ये हुआ कि आपके जो रुपए की कदर है उसने सारी अशिया, आपने वीट मंगवाई, लेंटिल्स मंगवाई, एडिबल ऑयल मंगवाया, ये वो अशिया है जो हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए मंगवा रहे थे, उसने उसको और बढ़ा दिया। अब एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बनी लोगों की, तो लोगों ने रुपए को डंप किया और डॉलर खरीदना शुरू किया। जिन लोगों का आप लाहौर, कराची और गुजरांवाला और इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं,
तो रुपए की कदर और गिर गई, सो चीजें और महंगी हो गई। और आखिरी चीज ये है कि लॉन्ग टर्म में हमारी पैदावारी सलाहियत कमजोर थी, हम ये चीजें ना बना सके। ये हैं इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स मुल्क के। अब आप देखें इसका रिस्पॉन्स जो है ना फ्रेंड्स, वो उतना ही चैलेंजिंग होना चाहिए था कि आपको सप्लाई साइड इंश्योर करनी थी, बट आपके पास तो ही नहीं थे, तो आप कैसे इंश्योर करते सप्लाई साइड? आपको ये अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, बट आपका तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस दिहाई में काम कर रहा है जहां पे आगे मैकेनाइजेशन, AI, मॉडर्न टेक्निक्स, फार्मर की एजुकेशन है ही नहीं। सो अगर आप इन्हीं चीजों को सोचें तो आपको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप खुद, मेरा ख्याल है कि दोनों, खैर ही इज एन इकोनॉमिस्ट, बट हमारे नाजरीन भी समझ गए होंगे कि यार ये तो चैलेंज बड़ा सीधा है, इस पे तो हमें अपनी पैदावारी सलाहियत पर काम करना है। हमें काम करना है कि हम रुपए में इन्वेस्ट करें रादर देन डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हों। सो ये एक ओवरऑल सिनेरियो बना है और इसमें आपकी इन्फ्लेशन यहाँ पे खड़ी है। जबरदस्त नक्शा खींचा आपने डॉक्टर साहब। सही। अच्छा डॉक्टर हकान, अब ये बात तो कि जिससे आपने बताया कि रीजंस क्या हैं, हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है, हम अभी ओल्ड स्कूल तरीकों से अपने एग्रीकल्चर को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। लेकिन अब आगे जाके आपको क्या लग रहा है? अब अभी जो सिचुएशन, हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे आपस में कि जब हम मार्केट में जा रहे, महंगाई एक तरफ, लेकिन जो बैड गवर्नेंस है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। नाजायज मुनाफाखोरी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं है, लोग मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मतलब एक तो ऑलरेडी एक पैनिक किसी सूरत हाल है, उसमें ये इन लोगों ने इतना ज्यादा एक चीज को ट्रिगर कर दिया है कि आवाम को समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं। So I'm really glad कि आपने ये रख दिया है। ये आखिरी चीज थी जो मुझे कहनी चाहिए थी, बट आई एम ग्लैड कि अब आप भी दोनों एक्सपर्ट्स ही हो गए हैं। आपसे बात करके हुए डॉक्टर हकान। अच्छा, अब देखिए ना कि बैड गवर्नेंस से क्या मतलब। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप वीट की कीमत फिक्स करें, बट मेरा ये तो मतलब है ना कि अगर वीट कहीं होल्ड हो रही है, और इसलिए होल्ड हो रही है बिकॉज कीमत को हम नाजायज तौर पे बढ़ाएं, तो वो होर्डिंग रोकना हमारा काम है। हमारे से मतलब है कि हुकूमत का काम है। दूसरा, अगर ऑफ बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो डॉलर्स की हो रही हो, वीट की हो रही हो, उसको रोकना भी हमारा काम है। इन दोनों चीजों में हम कामयाब नहीं हो पाए, और इन द एंड तो देखिए ना, इन द एवरीथिंग इज अबाउट गुड गवर्नेंस। अगर आप घर का निजाम अच्छा नहीं चलाते, आप बिल्स टाइम पर नहीं देते, आप इनकम इतनी नहीं कमाते, अब बच्चों की तालीम नहीं करते, आप अपने जो सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो क्या आपका घर अच्छा चलेगा? इसी तरह अगर आप स्मगलिंग होने दे रहे हैं, अगर आप होर्डिंग होने दे रहे हैं, अगर आप मिलावट होने दे रहे हैं, अगर आप सप्लाई साइड को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो घर का निजाम वैसा ही होगा जैसा इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। इन द शॉर्ट रन इट इज ऑल अबाउट सप्लाई ऑफ फूड एंड एसेंशियल्स। उर्दू में फिर कहते हैं कि जो सप्लाई साइड है उसको ठीक करना है ताकि कोई किल्लत ना हो। आटे की कीमत इसलिए बढ़ी कि मुल्क में थोड़ी सी किल्लत हुई, होर्डिंग हुई, स्मगलिंग हुई और कीमत बढ़ गई। यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है, आई एम सॉरी, इसमें 20-30% हिस्सा अगर वो डाल देते अपना, तो ये शायद जो 20-30% की कीमत है ये ना बढ़ती। असल में वो आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हीं के तो इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि इस किस्म की प्राइसेस, इस तरीके से प्राइस हाइक्स आए, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो या फिर शुगर एंड वीट प्राइसेस हो। खैर डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो है कि हमने तकरीबन सारे मेजर जो IMF ने हमें कहे थे वो हम लिए जा रहे हैं, हम बोझ मुंतकिल किए जा रहे हैं। हमने GST बढ़ा दिया, PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी, हमने अपनी पॉलिसी को हम तब्दील करने जा रहे हैं। इस वक्त हमने ओवरऑल पूरा सिस्टम हम रिव्यू कर चुके हैं और आवाम के ऊपर इस वक्त एक शदीद, वो जिसे कहते हैं ना, इस वक्त वो अलाव भड़क चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इससे हम लगता है काफ़ी दूर हैं और अब हमें अमेरिका जैसे ममालिक से रब्ता करना पड़ रहा है कि इंटरवीन करें, कुछ करें हमारे लिए। वाई इज इट सो? गवर्नमेंट अपना केस नहीं प्रेजेंट कर पाई या IMF इस वक्त चाह रहा है कि वो हमें आखिरी हद तक ले जाए क्योंकि उनको एक मौका मिल गया है? क्या प्रॉब्लम है सर? So a couple of things here. नंबर एक ये है कि IMF भी इस वक्त थोड़ा सा झिटरी है पाकिस्तान पे, मैं ये समझता हूँ। वो इसलिए है कि जो हमारे बाकी पैसे डॉलर्स आने थे फ्रेंडली कंट्री से, शायद लग रहा है कि वो उस तरह फ्लो नहीं कर रहे, और अगर वो फ्लो नहीं करते तो पाकिस्तान का रिजर्व्स का जो बिल्डअप है, वो जो IMF
चाहेगा, या कोई भी अच्छा इकोनॉमिस्ट, मतलब मैं अगर ऑफ हैंड कह दूं कि इस वक्त मैं क्या चाहता हूं जून में पाकिस्तान के रिजर्व्स देखना, तो मैं तो आइडियली $10 बिलियन पे देखना चाहता हूं, कम से कम 2 माह की हमारे पास इंपोर्ट्स कवर होना चाहिए स्टेट बैंक, बट ऐसा दिख नहीं रहा। तो चूंकि ये दिख नहीं रहा तो IMF भी बहुत केयरफुल हो रहा है। ये बात दुरुस्त है हुकूमत की यहां तक कि IMF is being extra careful because you have to remember their jobs are on the line. Let's say कि हम फंड के प्रोग्राम में वापस चले जाते हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, बोर्ड अप्रूवल हो जाती है, बट फिर भी पाकिस्तान की जिटरीनेस रहती है, मैक्रो नंबर्स ठीक नहीं होते, सो देयर जॉब्स आर ऑन द लाइन एज वेल। सो वो इंश्योर करने के लिए अगर 4 स्टेप्स लेने थे तो वो 6 पे जा रहा है। नंबर 1 चीज आज भी जो इस वक्त आई थिंक हर्डल है वो ये है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर फाइनेंसिंग है वो इतनी होगी कि हमारे रिजर्व्स का बिल्डअप ठीक हो, हम डेट पेमेंट्स कर सकें और हम ये कर सकें कि अपने जो करंट अकाउंट का खसारा है उसके पैसे दे सकें। पर नंबर 2 ये याद रखिए कि पाकिस्तान और IMF इस वक्त ऐसे पार्टनर्स नहीं हैं जिनमें कंप्लीट ट्रस्ट हो। मैंने पाकिस्तान के 18 रिव्यूज करवाए हैं, लास्ट प्रोग्राम के भी और इस प्रोग्राम के भी। आप यकीन कीजिए कई दफा तो मैं उनको ये भी कह देता था कि यार ट्रस्ट मी ऑन दिस, वी विल गेट इट डन, यू डोंट नीड टू पुट इट इन द MEFP। अब अगर आपका ट्रस्ट लेवल इस लेवल पे चल रहा हो तो यू कैन मैनेज थिंग्स ऑन अ डिफरेंट, बिकॉज उन्होंने अगर 8 चीजें की हों और नवी हम उनको ये भी कह दें कि भी इस वक्त आपने कई दफा इनहराफ किया है उनके साथ प्रोग्राम पे। मिसाल दे दे, तो 2 मिसालें आपकी हैं कि आपने पेट्रोल की कीमत जब गिराई मार्च में और वो उनसे इनहराफ हुआ, फिर आपने एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट जैसे की वो उनसे इनहराफ हुआ। सो दे आर अ लिटिल अनकंफर्टेबल ऑन दिस लेवल आल्सो, बट आई एम वन ऑफ दोस वेरी फ्यू पीपल जो मैं एंड इस चीज पे इस बात को करूंगा, आई एम वन ऑफ दोस वेरी फ्यू पीपल के आई वाज इन इस्लामाबाद यस्टरडे आल्सो that think that पाकिस्तान के पास चूंकि कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान will get a staff level agreement। मैं अभी भी एक बहुत ही IMF के एक्सपर्ट्स से सुबह एक नेगोशिएशन में था और डिस्कशन में था। she said कि it's a tough call but I still stay on the side, इंशाल्लाह staff level agreement होगा। और डॉक्टर साहब इन द एंड ये जो सारी बातें आपने खास तौर पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हमने बात की, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर आके हमें कुछ बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट्स भी मिल जाएं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएं और उसके साथ साथ हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें, जो हमारा जो आप ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो इन मालियाती इदारों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान जैसे ममालिक को। दो के गलतियां हमारी हैं, दो के हम वो वाइट एलिफेंट्स पाल रहे हैं अभी तक और कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है, लेकिन अब अगर मुश्किल हालात में हम ये इदारे भी बेचेंगे या अपने एसेट्स बेचेंगे तो वो कोड़ियों के भाव बेचने पड़ेंगे हमें, बिकॉज सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक क्रंच सिचुएशन में है। तो इसके लिए कोई ऐसा सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान खुद से बनाए, उसका अप्रूवल ले या फिर मालियाती इदारा इसमें सपोर्ट करे, ऐसा कुछ हो सकता है? So you put a very fundamental thing। इस वक्त अगर हम अपने डिफॉल्ट रिस्क को CAA3 पे हो मूडीज के साथ और डिफॉल्ट रिस्क हाइटेंड हो और मैं कोई चीज बाजार में बेचने जाऊं अपनी, चाहे मैं अपने PSO का शेयर ही बेचने जाऊं, तो मुझे उसकी वो कीमत नहीं मिलेगी और मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा उसको बेचने को। सो 2-3 मान लीजिए, इनको थोड़ा सा स्टेबलाइज तो करना पड़ेगा। स्टेबलाइज करने के डॉक्टर जो है वो यही है दुनिया में, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये इनकी सपोर्ट से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमें चाइना ने सपोर्ट शुरू कर दी है $700 मिलियन से, another $1.3 बिलियन आई थिंक इन दी ऑफरिंग है, आई एम होपिंग कि ये भी आ जाएगा। सो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन बिल्ड हो जहां मुझे अपना घर जो है वो कंफर्टेबल दिखाई दे, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही हो। पर फिर कलीदी काम जो है ना, प्राइवेटाइजेशन आपका काम है। आपने सही कहा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त 2 चीजें हैं जो करनी है। अगर मुझे कोई कहे कि मैंने कुछ नहीं करना अगले 5 साल, तुम कोई 2 चीजें बताओ, तो एक मैं कहूंगा जो आपने रखी है कि प्राइवेटाइज करें, और दूसरी मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की पैदावारी सलाहियत को बेहतर करें। ये 2 चीजें ही इतनी बड़ी स्टेबिलिटी दे देंगी और एक स्पिन पॉजिटिव में ले आएंगी। पाकिस्तान ये जो विशियस साइकिल है इससे निकल के थोड़े से वर्चुअस साइकिल में आ जाएगा। एंड अल्लाह करे कि बाकी चीजें जो हैं वो साथ साथ चल पड़े। आई थिंक दैट्स हाउ। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉक टू यू। जब भी आप आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो है उसकी एक ट्रू पिक्चर भी आप हमारे सामने रखते हैं, ऑल द प्लस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बहुत सिंपल करके बताते हैं। सिंपल करके हम इस पे डिस्कशन करते रहेंगे ताकि कुछ ना कुछ इसका हल हम अपने तय तलाश जरूर कर पाएं। पाकिस्तान की हमारी बेस्ट विशेस भी हैं कि पाकिस्तान इससे निकले, इंशाल्लाह निकलेगा। पाकिस्तान एक तगड़ा मुल्क है, बस फॉर द टाइमिंग डॉलर लिक्विडिटी शॉर्टेज
वो जिसे कहते हैं ना उसका शिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, बुरी खबरें वहाँ कुछ अच्छी खबरें भी हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो इस हवाले से कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं। मारूफ गुलकारा और आपको पता है सोशल वर्कर है हदीका कयानी, उन्होंने सैलाबी मुहिम वसीला राह के तहत बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में 200 घरों की तामीर का ऐलान किया था, जिसमें से 100 घरों की जो तामीर है वो मुकम्मल कर ली गई है। एक स्कूल है, इसमें एक मैटरनिटी होम भी शामिल है। कल प्रेस टॉक भी की हदीका कयानी, उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन में एक बड़ी तादाद जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन की भी शामिल थी जो मौत का शिकार हो रही थी, इसलिए मैटरनिटी होम का क़याम बहुत अहम था। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का वो शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने वसीला राह की इस मुहिम में उन पर भरोसा किया, उनके साथ मदद की। और उन्होंने नसीराबाद बलोचिस्तान में 100 जो घर हैं 100 हाउसेस तामीर करने में कामयाबी हासिल की है। और इस जो कह ली इस मुहिम में रहनुमाई करने के हवाले से भरपूर हिस्सा लेने पर उन्होंने पाक फौज का भी बहुत शुक्रिया अदा किया है कि ये काम पाक फौज के बगैर मुमकिन नहीं था, उनको जो सपोर्ट मिली है सैलाब मुतासरीन के हवाले से ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है। बड़ा बूहे बारियां नाले कन्ना टप के आप आ गई हैं हवा बन के, जबरदस्त। ये इनका फेम, इनका गाना है जिसको फेम मिला। हदीका, हैट्स ऑफ टू यू, ग्रेट जॉब यू डूइंग। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। पिछले काफ़ी दिनों से नाजरीन एक बहस बहुत ज़्यादा चल रही है और वो अदालती निज़ाम के ऊपर जो मुख्तलिफ केसेस का प्रेशर है, वर्कलोड भी कह सकते हैं, बैकलॉग भी कह सकते हैं, इस के हवाले से बात हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारे इस निज़ाम में लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 20 लाख से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो कि ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें बेशुमार ऐसे हैं जो बदनीयती, इश्तियाल अंगेज़ी और क्या सराइयों पर मबनी हैं। इन केसेस की अगर हम शक्ल की बात करें, ये अदालती निज़ाम पर एक बोझ है और मैं जैसा कि मैंने कहा कि एक बैकलॉग की सूरत में मौजूद हैं। इसके बायस जो मुकदमात 30 दिन के अंदर अंदर हल हो जाने चाहिए वो सालों तक चलते रहते हैं, प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। और कई मुकदमात तो ऐसे हैं, आप खबरें भी पढ़ते होंगे कि इंसान दुनिया से चले गए, फैसला नहीं हो पाया, उसके बाद फैसला हुआ, सो सालों तक चलते हैं। ये मुश्किलात ऐसा लगता है कि हल होने वाली नहीं है। इन साल चलने वाले मुकदमात का दिनों में कानून के मुताबिक कैसे हल तलाश किए जाए, एक सोल्यूशन इसका निकाला गया है। इन तमाम तनाज़ात के मुतबादिल एक कानून के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक सिस्टम मुतारिफ कराया गया है जो कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा मुल्क के तमाम सूबों में लागू है। इसमें एक लीगल एड सोसाइटी इन्वॉल्व है जो कि इन तमाम जो टाइनी इशूज़ मैं इनको पता नहीं कह सकता हूँ या नहीं, लेकिन ऐसे इशूज़ जो कि सॉल्वेबल है कम टाइम के अंदर, उनको हल करने में उनको हेल्प। बेसिकली ये टेक्निकल सपोर्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ हुकूमत के साथ इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है और इन चीज़ों को बेहतर तौर पे सॉर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट क्या है, इसी पे बात करेंगे। शाहज़र इलाही हमारे मौजूद है, प्रोग्राम डिलीवरी स्पेशलिस्ट हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम जब भी जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं ये मसाइल रहते हैं कि केसेस इतने प्रोलॉन्ग्ड हैं कि लोगों को इंसाफ से, जस्टिस से उम्मीद ही होपलेस हो जाता है। सो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट है क्या और आप इसमें किस तरह से मुआवनत कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक में अभी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पाकिस्तान में तो अब जाके उसके ऊपर एक सीरियसनेस से काम होना शुरू हुआ है, लेकिन मुल्कों टर्किया आप देख लें, कीनिया देख लें, मोल्डोवा, बोलिविया, इन तरह के ममालिक में ADR बहुत पहले से वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। ADR है क्या चीज़, ये किस जिन का नाम है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त हमारे अदालतों पे जो कुल बोझ है वो तकरीबन 22 लाख केसेस का। द टोटल नंबर ऑफ जजेस, मतलब जूनियर मोस्ट जज से लेके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, पाकिस्तान में तमाम जजेस की तादाद 3,500 है। सो 22 लाख केसेस हैं, 3,500 जजेस हैं तकरीबन, और हर केस पे ऑन एवरेज अगर आप लकी हैं तो आपका जो टाइम दरकार होता है वो तकरीबन 6 से 10 सालों का है। ये जो मैथ की इक्वेशन है ये सॉल्व नहीं हो पाएगी अगर हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स नंबर्स पे अगर जाएंगे, सो दिस इज नॉट सॉल्वेबल। इस बात का एहसास अब पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को, जुडिशरी को और गवर्नमेंट को होना शुरू हो चुका है। ADR एक ऐसा निज़ाम है जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के ADR एक्ट्स आ चुके हैं। सिंध में CPC को अमेंड कर दिया गया है 2019 में। बेसिकली ADR एक ऐसी चीज़ है जो कि क्विकर, मतलब टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और आपके सिविल और फैमिली और कमर्शियल नेचर के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, और कुछ सूबों में क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, 3 साल की जिनकी सज़ा होती है 3 साल तक, वो तमाम ADR के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं।
इट हैज 4 डिफरेंट टूल्स ग्लोबली। एडीआर के मैकेनिज्म्स होते हैं। आर्बिट्रेशन का आपने नाम सुना होगा। आर्बिट्रेशन एक इसका टूल है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग आर्बिट्रेशन को जानते हैं। उसमें होता क्या है कि दोनों पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट एक बंदे को आर्बिट्रेटर मुकर्रर करती हैं और दोनों साइडें अपने वकला के साथ उसका केस अपना आर्बिट्रेटर को पेश करती हैं और आर्बिट्रेटर एक फैसला करता है। इसको जिरगा या पंचायत सिस्टम भी कह सकते हैं। तकरीबन उसी की फॉर्म है, लेकिन बहुत फॉर्मलाइज्ड होता है। कमर्शियल सिस्टम में, कमर्शियल आपके सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। मीडिएशन एक और चीज है। मीडिएशन को उर्दू में सालसी बोलते हैं। मीडिएशन में, और ये दुनिया का एक बहुत इफेक्टिव निजाम है, जो 70% केसेस वहां पे जाते हैं, वो 70% केसेस वहां पे रिजॉल्व हो जाते हैं मीडिएशन के थ्रू। मीडिएशन करता क्या है कि एक ट्रेंड और एक्रेडिटेड मीडिएटर जो कि 40 घंटों की ट्रेनिंग लेने के बाद, वो बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, वो तैयार होता है और उनको हाई कोर्ट्स रिकग्नाइज करती हैं हमारे लॉज के मुताबिक। पार्टीज अपना केस मीडिएटर के पास डायरेक्टली भी लेके जा सकती हैं या कोर्ट, अब एक सिविल केस या फैमिली या कमर्शियल केस मीडिएटर को रेफर कर सकता है। मीडिएटर का काम सिर्फ ये होता है कि 2 डिस्प्यूटिंग पार्टीज के दरमियान में वो जो एक पुराना ताल्लुक था उसको दोबारा बहाल करे और आप लोग एक फैसले की बजाय एक राजीनामे पे दस्तखत करें। सो इट्स अ कंसिलिएशन ऑफ सॉर्ट्स वेयर पार्टीज आर सेटलिंग ऑन अ डिस्प्यूट। और फिर अब पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इसमें भी कोई टाइमलाइन देते हैं आप? 30 दिन। लॉ कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर मीडिएशन ने कंक्लूड होना है। अगर मीडिएशन कंक्लूड नहीं हुई तो मीडिएशन दोबारा भी करवाई जा सकती है या फिर कोर्ट जाया जा सकता है। और वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, वो जो राजीनामा है, वो अब पाकिस्तान के किसी भी सिविल कोर्ट में फाइल करके या जिस कोर्ट से वो मैटर रेफर हुआ था वहां पे फाइल करके उसको कोर्ट की डिक्री बनाया जाता है। तो अब वो इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म है। इसका जो बुनियादी फायदा है वो ये है कि इट्स लेस एक्सपेंसिव, फ्लेक्सिबल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग 30 दिन, और फिर पार्टीज अपना सोल्यूशन खुद क्रिएट कर सकती हैं। देखें, मेरा और आपका एक कंस्ट्रक्शन का डिस्प्यूट है, अगर हम एक जज साहब के पास लेके जाएंगे, जज साहब के पास बोझ जो अदालतों का है, देखें हम क्रिटिक बहुत करते हैं लेकिन हम मजबूरी को समझते नहीं हैं। एक बहुत ज्यादा बोझ है उस जज के ऊपर और उसका वो टाइम उन केसेस के ऊपर लगना चाहिए जो क्रिटिकल नेचर के हैं, रेप, सॉडमी, टेररिज्म। ये वो केसेस हैं जिनके ऊपर जल्दी फैसला आना चाहिए क्योंकि सोसाइटी को थ्रेट है। क्रिमिनल केस, जो सिविल केसेस हैं, फैमिली केसेस हैं, देखें सिविल और फैमिली केसेस और कमर्शियल केसेस अक्सर उन 2 फरीकैन में होते हैं जिनका आपस में पहले कोई ताल्लुक रहा होता है। आप एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डिजाइन करते जिसमें वो ताल्लुक दोबारा बहाल हो ताकि मसला रिजॉल्व हो जाए और लोग आपस में, उसमें शायद वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक राजीनामा है तो ग्लोबली 90% से ज्यादा सेटलमेंट्स ऐसी हैं जिसपे कोई भी पार्टी बैक ऑफ नहीं करती, क्योंकि डिसीजन शायद आपको मेरा बुरा लग सकता है लेकिन मेरा और आपका एक राजीनामा हम दोनों को कबूल होगा। इट्स अ गिव एंड टेक। अच्छा, लेकिन अब जाहिर है इस सिस्टम के जहां बहुत एक प्लस पॉइंट लग रहा है ऑब्वियसली कि ये सारा सिस्टम जब जाएगा अदालतों पर से बोझ कम होगा, लोगों के मसले अदालत से बाहर भी सेटल हो सकते हैं और एक प्रॉपर लीगल वे में हो सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में कुछ इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, उनको केटर करने के लिए व्हाट प्लान डू यू गाइज हैव कि उसको आप लोगों ने किस तरह से केटर करना है ताकि अदालत के मामलात को भी डिस्टर्ब ना हो और ये उसको बेहतर तरीके से सॉल्व हो सके? So, पहली चीज तो ये कि इस पूरे निजाम की जो ओनरशिप है वो अदलिया खुद ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है और उसमें हाई कोर्ट्स के एक जज उसमें मुकर्रर हुए हैं जो कि एडीआर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में अब उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है। सो अब आपकी जुडिशरी ये सोच रही है कि हमने इसको इंप्लीमेंट करना है। अब इसके 2 प्राइमरी जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि आपकी अदालतों में इस वक्त जो 22 लाख केसेस पेंडिंग है उसमें से तकरीबन 30 से 35% सिविल केसेस ऐसे हैं जो कि फ्रिवलस नेचर के हैं। जैसे आपने करवाया था ओरिजिनली इंट्रोडक्शन में, मैंने किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ स्टे लेना है, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव कि मुझे बस इसको टाइम जाया करना है। वो केस शायद मीडिएशन में ना हल हो सके बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगली पार्टी का टाइम जाया। लेकिन जो 70% एक्चुअल केसेस हैं जहां पे लोगों का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है, वो केसेस यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। तो एक ये उसका, अच्छा दूसरी चीज, दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में जब एडीआर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वकला से एक ऑपोजिशन हमें फेस हुई बिकॉज वकला का ये परसेप्शन था कि शायद इस निज़ाम से हमें बाहर रखा जा रहा है कि अगर एक मीडिएटर नहीं राजीनामा करवाना है तो हमारी क्या जरूरत है। ये बिल्कुल इसके बरक्स है, बहुत अहम नुक्ता है। इस वक्त हो ये रहा है कि पहली चीज तो अव्वल आप ये समझ लें कि ये निज़ाम वकला के बगैर नहीं चल सकता। दुनिया के सबसे इफेक्टिव मीडिएटर्स वकील होते हैं। मैंने ये 40 घंटे की जो ट्रेनिंग है फॉर एग्जांपल जब की तो हमारे क्लासरूम में जो ट्रेनर्स थे उनमें से 10 में से 9 वकला थे। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जिन वकला को रिकग्नाइज करने जा रहा है अपनी एक्ट के तहत, और सिंध में तकरीबन 80 के करीब एक्रेडिटेड मीडिएटर्स नोटिफाई हो चुके हैं कोर्ट से, उनमें से 99% आर लॉयर्स। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मीडिएशन एडवोकेट्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और अब सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन ने ओन किया है। मीडिएशन एडवोकेट क्या होता है कि जब आप देखें, हमारा जो सिस्टम है वो एक एडवर्सरियल सिस्टम है। हमारे वकील की ट्रेनिंग ये हुई है कि आपने कोर्ट में जाके लॉ और प्रेसिडेंट की बेसिस पे एक आर्गुमेंट फ्रेम करना है और जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। तो आप एक बहुत अच्छे ओरेशन देंगे, एक बहुत अच्छी तकरीर करेंगे, स्पीच करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मीडिएशन में ये चीज़ नहीं होती क्योंकि लॉ और प्रेसिडेंट का इससे ताल्लुक नहीं होता, इसमें केस डिस्कस हो रहा होता है और एक अच्छा वकील केस स्पेसिफिक बात हो रही होती है। A lawyer is supposed to be an excellent negotiator. तो अब क्या हुआ है कि एक मीडिएशन एडवोकेसी की स्पेशलाइजेशन इस्लामाबाद के रूल्स तक, एडीआर के रूल्स तक उसमें रिकॉग्नाइज हो चुकी है। मीडिएशन एडवोकेट वो बंदा है जिसने 16 से 20 घंटे की ट्रेनिंग ली हुई है मीडिएशन का प्रोसेस समझने के लिए। मुझे बताइए जो साहिल है, टाइम ऑलमोस्ट 8 मिनट है, एक तो कुछ आप खुद से भी ऐड करना चाहेंगे, लेकिन साहिल के हवाले से जिसका ये प्रॉब्लम है, उसको तो एक मसला का हल चाहिए जो उसको फेवर करे समहाउ, ठीक है। तो वो उसके ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने के लिए सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है? देखिए सर, पहली चीज़ तो ये कि जो एक्रेडिटेड मीडिएटर है वो इंडिपेंडेंटली नहीं, वो कोर्ट से जब तक रिकग्नाइज नहीं होगा तब तक वो मीडिएशन नहीं करवा सकता। तो ये इन इटसेल्फ एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है कि जुडिशरी उसको ओन कर रही है कि आप इस काबिल हैं कि आप मीडिएशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, लीगल एड सोसाइटी ने एक मीडिएशन सेंटर बनाया है जिसका नाम है मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला प्राइवेट एडीआर सेंटर है जिसको हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से रिकग्निशन मिली है एज एन एडीआर सेंटर। अच्छा, अवाम अपने मसाइल डायरेक्टली एक मीडिएटर के पास जो कोर्ट का अपॉइंटेड है या एक एडीआर सेंटर जो कोर्ट का रिकग्नाइज्ड है वहाँ भी ला सकते हैं। और अगर दोनों पार्टीज ये तसव्वुर करते हैं कि जी हमारा जो पेंडिंग मसला है कोर्ट में, हम उसको आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन के थ्रू सेटल कर सकते हैं, तो जज साहब को रेलेवेंट एडीआर लॉ के तहत एक एप्लीकेशन भी लिखी जा सकती है और जजेस एडीआर सेंटर या मीडिएटर को ये केस रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो तो आ गया। शाहज़ाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये वैसे इस पे इतने सारे सवालात और भी बंदे, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस कम वक्त के अंदर सारी हमको भी। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा हल है जो कि अदलिया के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है मुकदमात का, उसको कम करने में भी हेल्प कर रहा है और शायद मुझे लगता है कि ऐसे टाइनी जो केसेस हैं उनके परमानेंट सॉल्यूशंस की जाने भी हमें लेकर जा रहे हैं। विद द टाइम बेहतर करेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम को। और इसको एक्सप्लेन कर रहे थे लीगल एड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए शाहज़ाद रिलाई जो कि प्रोग्राम डिलीवरी स्पेशलिस्ट हैं। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। इस पर हम फर्दर भी ऑफ एंड ऑन आपको बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें लाहौर अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में सजे 10वें सालाना लिटरेरी फेस्टिवल का अहवाल बता रही है निम्रा नासिर। लाहौर में कुतुबबीनी के ख़त्म ट्रेंड को वापस लाने के लिए यके बाद दीगरे फेस्टिवल्स का इनकाद किया जा रहा है। अल-हमरा आर्ट काउंसिल में गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, फेस्टिवल और अब लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का इनकाद किया गया है, जिसकी वजह से लाहौरियों में किताब पढ़ने का फैशन बढ़ रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी लाहौरियों में बुक रीडिंग के बढ़ते ट्रेंड के बारे में। आपको क्या लगता है कि डिग्री लेना इनफ है और जो इंसान की ग्रूमिंग इससे हो जाती है मुकम्मल सिर्फ डिग्री से? अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि इस डिग्री दिस विल नॉट गेट यू एनीवेयर। ना ये आपको कुछ तरह का से जो हमारा करिकुलम है ना वो आपको सिखा रहा है, ना आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है, ना आपको एक नॉलेज दे रहा है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ तो फ़िलासफ़ी तो दूर की बात, उनको ना उनकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव्ड है और ना हिस्ट्री का तो बिल्कुल भी पता नहीं है। एक्सपोजर ही नहीं है बच्चों को, बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। और जब मैं उनसे कोई सवाल करती हूँ या जब नया टॉपिक पढ़ती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उनके जहनों में कोई नया आइडिया है ही नहीं। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि किताबें पढ़ोगे तो नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, नया विजन मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में बुक रीडिंग का ट्रेंड कम क्यों हो रहा है? पहले होता था कि लोग किताब ढूंढने जाते थे, लाइनें लगी होती थी कि जी मुझे ये वाली किताब चाहिए, ये वाली किताब चाहिए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्रॉस करते जाते हैं, देखते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया हुआ है। ई बुक का कहते हैं कि जी ई बुक हमें चाहिए। ई बुक कितना पढ़ सकता है बंदा? जो किताब दोस्त हम कहते थे वो किताब दोस्ती ख़त्म कर दी गई है। आपका सेशन मैंने देखा और मुझे बहुत मज़ा आया। तो आपका सेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और लोग कैसे थे? इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी कि लोग वहाँ पे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डीपली इन लव विद मी। आई फेल्ट ए सर्टेन प्राइड क्योंकि ये पहली मर्तबा मुझे इन्होंने बुलाया है और अखबार में आया है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी बार वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो बुकर प्राइज़ है। चुनांचे जो क्राउड था
वो अच्छा क्राउड था। आपने भगत सिंह पे किताब लिखी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। भगत सिंह की जो पूरी लाइफ है, मैं उसके गांव भी गया और सारी रिसर्च भी की। मैं आई वाज़न्ट गोइंग टू राइट अ बुक, मतलब मैं कभी कोई नावल इसलिए नहीं लिखता कि आज एक नावल शुरू कर, नो, जब तक कि वो स्ट्राइक नहीं करती कोई चीज़। उसमें इंसिडेंट एक हुआ था कि उसकी गली में कुछ बच्चे, एक पिल्ला जो है कतूरा, उसके गले में रस्सियां बांध के ना उसको घसीट लेते, जैसा लोग करते हैं बच्चे। तो उसको देख के मुझे ख्याल आया कि ये जो कतूरा है, इसके गिर्द फंदा जो है और नीचे इसकी वो लाश पड़ी हुई है सुर्ख, तो मुझे भगत सिंह याद आया कि व्हेन ही वाज हैंग्ड उसके गले में भी वही लाश थी। उससे वहाँ पे वो नावल का आगाज हुआ। भगत सिंह जो है वो 20 में जब मूवमेंट नहीं थी सारा कुछ, तब वो he fought for this land which is total India and he fought for us also and maybe पाकिस्तान वजूद में देर से आता शायद या ना आता अगर भगत सिंह जैसे लोग ना होते। ही इज पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज व्हाट आई हैव डिपिक्टेड इन दैट। मेरा कारवान सराय एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने उसके गांव जाकर वो पूरा प्रोग्राम एक कारवान सराय भगत सिंह के, उसकी हवेली और उसके स्कूल के हवाले से मैंने किया। तो आप उसको वॉच कर लें, सो यू वुड नो माई नावल आल्सो and you would know also Bhagat Singh. Thank you so much, आपसे बहुत अच्छा लगा। Okay. मैं आपके स्टॉल पे देख रही हूँ, यहाँ पे कल्चर शोज हैं और रैली मौजूद है, तो ये पाकिस्तान के कौन से हिस्से का कल्चर है? ये जी सब कुछ सिंध का है। ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने किया है जायका के साथ, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेट एजेंसी, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि सिंध की सकाफत को उठाया जाए, उसको दुनिया के आगे लाया जाए और उसके ज़रिए जो औरतें और आदमी इनका काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनके रोज़गार सिक्योर हों। ये जो है हमारी नेशनल प्राइड ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब देखने के बाद और ये आवाज़ सुनने के बाद मुझे बहुत रिफ्रेश फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि मैं एक्चुअल में इस जगह पे मौजूद हूँ। अच्छा, तो मैं ये पेंटिंग देख रही थी और मुझे देख के ये लग रहा था किसी आर्ट लेवल का काम लग रहा है, किसी नेचर लेवल का काम लग रहा है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? व्हाट आर योर थॉट्स? अगर आप ओवरऑल एग्जीबिशन को देखें तो वर्दा ने जो अपना काम किया है वो सारा नेचर के ऊपर ही बनाया हुआ है। आप देखिए कि उसने किस तरह से अलहमरा आर्ट गैलरी की जो एग्जिस्टिंग स्पेस है उसको यूज़ किया है, उसको रिक्रिएट किया है, रीडिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू हर ओन वर्क। तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे इसने डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ किया हुआ है। जैसे इसकी ये पेंटिंग है, वो एहसास होता है कि वर्दा नेचर के कितना क्लोज है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रीज़ हैं। What do you think we can get from such kind of festivals? It's a great opportunity for people of Lahore, for example, to meet the writers from all over the world, to get the latest fiction here, because I know that wonderful writers are coming here, including some Nobel laureates, some Booker Prize winners, the best of the writers maybe of the world. लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो करवाने का मकसद क्या है? इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि लोगों में थोड़ा सा शऊर पैदा किया जाए जो वैसे पैदा नहीं होता, उन्हें पढ़ने का शौक़ दिलाया जाए, उन्हें सोचने पर आमादा किया जा सके। तो आपको क्या लगता है हमारा मकसद किस हद तक पूरा हो रहा है? हुआ ना, अब नौजवानों की तादाद में जो बड़ी है कंपैरेटिवली, अगर देखो, अगर सारे फेस्टिवल की फिगर ली जाएं और उसमें से ये निकाला जाए तो हमें पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ कैसे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे सर्वे नहीं होते। हाँ, एग्जैक्टली, कि मतलब कि कितने फेस्टिवल में कितने एज ग्रुप के कितने लोग आए। जी तो नाजरीन, आज मैंने आपको लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल दिखाया और आपको डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए इस फेस्टिवल के हवाले से। आपको मैंने दिखाया कि लोगों के अंदर अभी भी किताबों का शौक मौजूद है और ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं वो शौक को कायम रखने के लिए। मुझे तो आज के सेगमेंट में बहुत मज़ा आया। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक्सप्रेसो टैलेंट से करवाते हैं, जो कि हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और कई ऐसे आर्टिस्ट हैं पहली बार आप हमारे शो में उनसे मिले। इस वक्त हमारे साथ मुइज़ मौजूद है, मुइज़ अब्बास। ही इज़ अ सिंगर, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है। आजकल थोड़ा वायरल कंटेंट भी बढ़ा है इनका और हमने कहा कि चलें आपसे ज़रा इंट्रोडक्शन करवाते हैं इनका। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें इस्लामाबाद से, सॉरी। खुशामदीद कहेंगे मुइज़ आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट। मोइस कब से सिंगिंग कर रहे हैं ये तो बताएं। सोशल मीडिया पे तो आप अब वायरल हुए हैं, इससे पहले कब से म्यूजिक को आप कंटिन्यू किए हुए हैं? आप ऐसे कह सकते हैं कि म्यूज़िक जो है वो तो बचपन से ही कर रहे हैं, वो तो मेरा पैशन है और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह काम थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। मतलब वो बच्चे थे जो सुर में रोते हैं मोइस? जी जी वही बच्चे नहीं, वो बच्चा तो रोता भी। मोइस बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, जो नए आर्टिस्ट आते हैं सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन उनकी आवाज़ के जरिए कराते हैं लोगों से, तो आप जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे ज़रा आप हमें शुरू में कुछ सुनाइए, बल्कि जो वायरल हुआ है वही सुना दें। बिल्कुल, हाँ वायरल हुआ, आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। पहले आपको वो सुनाते हैं जो मैंने खुद लिखा भी है। जरूर जरूर जरूर, खुद लिखा है। कहानी सुनो का 3.0 वर्जन मैंने लिखा था, जो मेरे टिकटॉक पे भी काफ़ी फेमस हुआ था, तो वही आपको सुनाता हूँ। तेरी रूह से जुड़ा है रिश्ता मेरा, मेरी धड़कन भी लेती है नाम तेरा। तेरी आंखों का काजल, तेरे पैरों की पायल, तेरी राहों पे चलना है मुझको सदा। यादें सुनो, फरियादें सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जफाएं सुनो, बहुत जबरदस्त। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह 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 वाह। एक तो कैफी ने पूरी कौम को प्यार के ऊपर और प्यार की यादें डिस्कस करने में लगा दिया है। अच्छा लगाया वैसे। हाँ चले, वैसे बेहतर ही है, कुछ ना कुछ अच्छा है। तो बहुत अच्छा यार, हमें सिखाया कि कहानी कैसे सुनाते हैं। कहानी कैसे सुनाते हैं, पूरी दुनिया को सिखाया भी, हमारा बड़ा प्राइड है कैफी। तो बहुत ही अच्छा आप गा रहे हैं। मोइस, क्या अपना भी कोई म्यूजिक कर रहे हैं? आपके अपने सिंगल्स, ओरिजिनल्स भी कुछ कर रहे हैं? जी जी बहुत से हैं, बहुत सा स्टफ मैंने जो है वो जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। अभी जरा कवर से शुरुआत ले रहे हैं। ओह अच्छा, तो ज़बरदस्त बात है। और किस किस्म का म्यूजिक आप करने जा रहे हैं? इससे पहले कि हम आपसे आखिरी गाना सुने और इजाजत भी चाहें शायकीन से, हमें अपने म्यूजिक के बारे में मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि सिंगर को हर टाइप का सॉन्ग करना चाहिए, तो मैं हर जनरे में, हर लैंग्वेज में गाना करना चाहूँगा। जबरदस्त जबरदस्त। मोइस, इन द एंड कुछ कहना चाहें जो लोग अभी आपको पहली दफ़ा देख रहे हो, जो ऑलरेडी आपको देखते रहते हैं, आपको सुनते रहते हैं, उनकी आवाज़, उनको कुछ भी कहना चाहें, देन आपसे कोई गाना सुने। और उनके लिए जिन्होंने आपको सिंगर बना दिया, आपकी आवाज़ में दर्द आ गया, उनको भी कुछ कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जितने लोग मुझे सुनते हैं, आपका प्यार ही मेरी ताकत है, और आप इस तरह ही प्यार करते रहेंगे तो मैं आपको और अच्छा अच्छा म्यूजिक प्रोवाइड करता रहूँगा। और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि किसी नेगेटिव लोगों से डरना नहीं है, जो अपने म्यूजिक का पैशन है उसको कंटिन्यू रखें। नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं, इनको इग्नोर करें। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जबरदस्त, कुछ सुनाइए। घबराना नहीं है, एग्जैक्टली। चले जी, अब हम प्रोग्राम अपना क्लोज कर सकते हैं। हम इजाजत ले लेते हैं अपने देखने वालों से। आपसे हम कल मिलेंगे, लेकिन हम मोइस से एट द एंड कुछ जरूर सुनेंगे। आप सुने म्यूजिक। जी जरूर। तो ये गाना मेरा काफ़ी फेमस हुआ था, मोइज़ अब्बास एमए के नाम से मेरा अकाउंट भी है टिकटॉक पे, उस पर मेरा काफ़ी फेमस हुआ था।
मन में बसीलू बान की खुशबू इतर बितर सब भूला, जात अकीदा राख हो गया, इश्क का जल गया चूल्हा, टोपी उतरी तस्बीर टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, कि फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, हो फैज हुआ, दिल लगी में ऐसे दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया, बेचारों के दर्द का चारा अली अली, बेचारों के दर्द का चारा अली अली, है मस्तों दा हरदम नारा अली अली, है मस्तों दा हरदम नारा अली अली, अली 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 अली, है मस्तों दा हरदम नारा अली अली। थैंक यू सो मच।